शेयर केस जो मतलब हम लोग को हमेशा डिफिकल्ट होती है सर। और ऑलवेज आप हर संडे कुछ ना कुछ नई मेडिसिन सिखाते हैं। अगर रेगुलर मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन है, तो भी उसका अनकॉमन फेसेट हमेशा आप आप हमें सिखाते हैं। सो वेलकम सर। Thank you. Thank you, Dilipda, and thank you everyone for joining. So just I'm going to start because case is also long and PPT journey of the case is also very long. So I have to finish within 4:45. So I'm going to start now. And before going to start, gratitude to Dr. Hanuman sir, gratitude to Dr. Kent sir, जिनका कल बर्थडे आने वाला है, और gratitude to Dr. Mohanty sir, Dr. Rao sir, and Dr. Mahesh Chandra sir, and Dr. Abhay Kumar sir, जिनके कारण से मैं आज यहाँ हूँ, जिन्होंने एक टर्निंग पॉइंट था उनसे मिलना मेरे लिए। So this is a case of depression. सबको दिख रहा है ये पीपीटी? हेलो जी सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। So this is a part of the case. Actually ये केस जो है मेरे पास 3 पार्ट में आया था, काफी गैप से। तो सेकेंड पार्ट बहुत छोटा सा है, वो ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट आज प्रेजेंट किया है। So I was called to see a very beautiful lady, fair and tall with a beautiful smile, for some depression problem and irregular menses. She has been taking Yasmin for 4 years. She has irregular menses since 4 years, and pap smear was positive. By profession, she was a businesswoman, has diamond jewelry business. So this is my second visit to her house. The first time I went to see her father suffering from some cardiac problem and forgetfulness. And this case already has been discussed earlier. At that time, she wore a golden ring, golden bangles, and beautiful earrings and a nose pin. And she was talking in a very stylish way with eyebrows movement. As I went there, I saw a very gloomy face, and the picture of the father was kept in a corner with a garland. The total scenario was changed this time. Agarbatti essence were present in all over the atmosphere. Her 15-year son was sitting nearby her, and it was shocking to me also. Looking at her, I asked, "यह कब हुआ?" Because कुछ दिन पहले ही मैंने देखने गया था, तो आई वॉज ऑल्सो, क्या हो गया अचानक। सो पेशेंट ने कहा कि 15 दिन पहले इनको अचानक चेस्ट में दर्द हो गया। नर्सिंग होम में जाते जाते रास्ते में ही इनकी सांस बंद हो गई एंड स्टार्टेड वीपिंग। तो मैंने पूछा, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, क्या दिक्कत है आपको? तो पेशेंट ने बोला कि मैं अपने पिता के डेथ के बाद बिल्कुल टूट गई हूं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, अपने डायमंड शॉप में भी जाने का मन नहीं कर रहा, अभी तक गई ही नहीं, खाने पीने की भी इच्छा नहीं कर रही है, मन को समझाती हूं कि खाया पिया नहीं तो कैसे चलेगा, खाना तो पड़ेगा। ऐसा लगता है अब मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं रहा, पापा की तस्वीर को देखकर रोना आता है। तो मैंने पूछा, मन में क्या चल रहा है? तो पेशेंट जवाब दिया, पापा मेरे बहुत बड़े सहारा थे, मेरे लव मैरिज के टूट जाने के बाद उन्होंने मुझे संभाला है, इनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूं, मन में आता है सुसाइड कर लें,
मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। पापा ने मुझे एक लड़के की तरह बड़ा किया है। घर में मेरी ही चलती है। तो मैंने पूछा कि जब लव मैरिज किया था तो डिवोर्स क्यों हुआ? तो इस शादी के बाद मेरे पति मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए थे। कहीं भी आओ जाओ तो उनके साथ ही जाना पड़ता था। यहां तक कि गाड़ी में भी यदि जाते हुए मैं पीछे की ओर मुड़ के देख लेती थी तो इनको लगता था कि किसी दूसरे पुरुष को देख रही हूं। तो मैं कोलकाता में डायमंड का बिजनेस शुरू किया था मैंने, पर उसे बंद करा दिया केवल शक की वजह से। तो इसका जो हस्बैंड था ये बहुत ज्यादा शक्की था, और इतना ज्यादा शक्की था कि इसको किसी दूसरे पुरुष के साथ बात तक नहीं कर, देखने भी नहीं देता था। इवन जैसे बंद कार में चल रहा है, उसने पीछे मुड़ के देख लिया तो ये उस पर शक करने लगता था, ब्लेम करने लगता था कि लगता है तुम्हारा कुछ तो चक्कर है किसी से, ये तो मुड़ के देखा क्यों। तो बहुत ही इस तरह की सिचुएशन से वो गुजर रही थी। और जबकि ये क्या है ना, ये बहुत खुले विचारों की लड़की है। लड़कों के साथ ही उठना बैठना घूमना फिरना सब कुछ करती थी, पर यहां सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। कुछ सालों तक तो मैंने बर्दाश्त किया, सोचा बच्चे होने के बाद इनका व्यवहार बदल जाएगा, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। उस समय केवल पापा ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था। तो इसको मैंने मेडिसिन दी 7-3-15 को, फिर 3-4-15 को मेरे पास आई। तो उसने बोला कि मैंने 27 मार्च से सारी एलोपैथिक मेडिसिन को बंद कर दिया है, यहां तक कि किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं किया। मैं चाहती हूं केवल होम्योपैथी लेकर ही ठीक हो जाऊं। आजकल बात बात पर गुस्सा आता है, पहले मैं बहुत कूल माइंडेड थी। मैं फिर से वैसा ही होना चाहती हूँ। किसी काम में मन नहीं लगता, मन करता है सोते रहूं। पास्ट को लेकर रोना आता है। तो मैंने इसकी दवाई चेंज की, उसको 30 पोटेंसी में दवाई दिया। 4-4-15 को बताया कि कांस्टेंट जलन हो रही है पांव के तलवे में, जो ठंडी जगह पर रखने से अच्छा लगता है। पांव के तलवे में पसीना आता है और सर में बहुत दर्द है, तो मैंने 200 पावर दिया सेम रेमेडी की। तो फिर मेरे पास 12-4-15 को आके उसने बताया कि सर दर्द काफी अच्छा है, लेकिन इरिटेबिलिटी और डिससेटिस्फेक्शन बना हुआ है। कोई मेरी बात यदि नहीं मानता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो यहां पर उसकी मदर ने इंटरप्ट किया, यह सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। तो मैंने उसे प्लेसिबो दिया। तो फिर मेरे पास 30-4-15 को आई कि डॉक्टर साहब किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि एक पर्सनल बात पूछनी थी कि आपका किसी से कोई रिलेशन है क्या? तो मैंने उससे कहा कि क्योंकि देखिए उम्र है और शरीर की तो अपनी जरूरत होती है। तो पेशेंट ने बोला कि हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे बेटे को भी वह बहुत पसंद है, तो हम दोनों बीच बीच में मिलते रहते हैं। बेटा कोलकाता में हॉस्टल में पढ़ता है, जब यहाँ आता है तो हम तीनों साथ में घूमने भी जाते हैं। तो ठीक है, मैंने उसको मेडिसिन दिया और बोला रिपोर्ट करो मुझे कि कैसा लग रहा है। तो मैंने उसे मेडिसिन वही दी थी, एलएम पोटेंसी में चेंज किया था मैंने। फिर मेरे पास 12-7-15 को आई यूटीआई प्रॉब्लम के लिए। तो उसको थोड़े उसमें रोना बहुत ज्यादा आ रहा था, सोच सोच के इमोशन से बहुत रोना आ रहा था। मैंने सेम मेडिसिन रिपीट की। फिर 31-7-15 को उसके बॉडी में पेन था, स्पेशली बैक में और कमर में और पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सीआरपी पॉजिटिव था, आरएफ नेगेटिव था। तो मैंने सेम मेडिसिन उसको बोला दिन में 3 बार करके लेने के लिए 2 दिन के लिए। तो फिर 14-10-15 को मेरे पास रिपोर्ट आई, बहुत ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। इधर कुछ दिनों से फिर से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया है, ऐसा लगता है कि लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं।
आंखों में ड्राइनेस फील हो रही है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मैंने 0/4 दे दिया। बस इतना सा ही केस है। हाँ, इतना सा ही केस है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को लगता है, बताइए। क्या लग रहा है, बताइए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। एज यूजुअल मैं लाइट बल्ब फेंक कर शुरुआत करता हूँ। सर, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल जैसे आ रहा है। बताए उनका पहनना, बोलना हम्म, हम्म, और उनका मेंटालिटी सर पॉलसेटला तरफ ले जा रहा है हम्म, फास्ट प्रेसिशन से, क्योंकि हम्म, उनका जो कजेशन था हम्म, वो था एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट और यस। फ्रेंड्स, delusion alone being in the world, indifference to everything, लिबर्टिज्म, और उनका जो पहला वाला स्टेज था कोकेटिस बोल सकते। तो इसलिए पहला स्टेज पल्सेटिला, और उसके साथ भी आ रहा है क्या ना, जो प्लाटिना भी आ रहा है, लेकिन प्लाटिना उनका बातचीत और बोलना प्लाटिना नहीं लग रहा है। तो पहला प्रेस्क्रिप्शन पल्सेटिला हो सकता है। अलग अलग बताने के बाद मैं दूसरी दवा बताता हूँ। जी सर। ठीक है। इसमें क्या है ना, कॉकरोटिस जो आपने लिया था, ये जो उसकी हेल्दी कंडीशन की बात मैं बताया था, हाँ, कि हेल्दी जब कंडीशन पहले पहला वाला, कंपैरिजन किया पहला मैंने कि पहला कहाँ स्टेज सर। ना, दैट इज नॉट द डिजीज स्टेज, नहीं था, दैट इज अ हेल्दी स्टेज, जो नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक ठाक था, उस समय की बात थी वो। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। खूबसूरत भी बहुत थी, बात करना, जी खूबसूरत लोग हाँ ऐसे सर, भी हाँ होते सर, बकेट हैं में ना, ऐड नहीं किया है, लेकिन आप जैसे बताए थे दैट इसलिए लीड्स मैंने ए बताया। पॉइंट टू पल्सेटिला, यस, दैट लीड्स ए स्टेप। जी सर। यस, वेरी नाइस, यस। और कोई बताएंगे? हेलो। सब सोच कर बताते हैं, आपका कैसे ना, थोड़ा अच्छा, टाइम तो अच्छा। लगेगा सोचने के लिए, सोचने के लिए दिया जाए थोड़ा वक्त। सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते। इस लड़की क्या है, फादर ही सब कुछ था। फादर चल गए तो फादर जैसे मदर से भी ज्यादा था। फादर चल गए तो उसको ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया है। तो मेरे लिए डॉक्टर मुझे। लिटरेचर में लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। आप बहुत करीब है डॉक्टर नलिनी, बहुत अच्छा है। तो मेरा भी और नेट में भी आ रहा था सर। गुड मॉर्निंग, हाँ गुड हाँ आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, डॉक्टर सर पंकज। मेरा सर हम्म, सर मेरा भी ये नेट में ही आ रहा था सर। इसको ना जैसे ये हम्म, अपने फादर के साथ में बहुत ज्यादा प्यार था, है ना, यस, तो उनको बहुत ज्यादा अभी मिस भी कर रही है कि एलिमेंट्स जहाँ पे आई है इसको आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर आई है सर। यस।
है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द पेरेंट्स फ्रेंड्स, फर्स्ट रुब्रिक मैंने ये लिया सर। और ये बहुत खुले विचारों की है सर, है ना। ये कह रही है जैसे कि मेरे बेटे को भी पता है मेरा फ्रेंड है, ये है ना। तो ये लिबर्टी वाली लेडी है, थोड़ा लिबर्टीनिज्म सेकंड रुब्रिक लिया सर मैंने। और लव विद द रॉन्ग पर्सन सर, मतलब ये इसको पता है कि अभी जैसे मतलब ये सब कुछ है, इसके बेटे को पता है, तो फिर भी ये उसके साथ में मतलब ये अफेयर में है सर। तो ये मैंने लिया लव रॉन्ग पर्सन विद द सर। तो इसको लेके सर नेटर में और आ रही थी सर मेरे माइंड में सर। हाँ जी सर। लेकिन इसके बेटे को भी पसंद है, बेटे को जिसके साथ वो अफेयर में है वो उसको पसंद भी करती है, वो लड़का भी पसंद करता है, और तीनों एक साथ मिलकर घूमने भी जाते हैं। ये भी बात है, इसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर। वैसे ये केस आपने पहले प्रेजेंट कर रखा है सर। ये रॉन्ग पहले है प्रेजेंट नहीं है। हाँ सर, ये केस आपने प्रेजेंट कर रखा है, मेरे माइंड में रेमेडी नहीं आ रही है सर अभी। सर आपने प्रेजेंट किया हुआ सर ये केस, ये बिल्कुल हाँ। सेम केस मेरे को ध्यान है। हाँ, जिसको मालूम है वो शांत रहेंगे। बोल रहा हूँ इससे कुछ बोला नहीं है, क्योंकि ये मैंने कहा ये तो सेम का सेम केस है ये। हाँ, एक मिनट। अरे मोनिश भाई, रिपीट पेपर छक्का चौका लगा लो, क्यों बैठा है? नहीं वो गलत बात है ना फिर वो। नहीं सर, आपको रेमेडी पता है क्या? अरे पूरा केस डिस्कस हुआ था यार, ये सर अब मुझे पता है, मेरे दिमाग से रेमेडी निकल गया है। बाकी ये तो केस तो डेड श्योर है कि सर ने पहले प्रेजेंट कर रखा है। पूरे का पूरा केस पूरा डिस्कस हुआ था, यहीं पे हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ध्यान है। जो मोरल फीलिंग वाले रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, वो नहीं बताएंगे रेमेडी। जी सर, सही है सर जी सर। हाँ हेलो। हाँ, और इसको बहुत जल्दी ही डिस्क्लोज करेंगे। तो और किसी को मालूम है? जिसको मालूम नहीं है और कोई बताएंगे? उनको क्या लग रहा है? डॉक्टर गोपाल पंडित जी, आप बताएंगे? केस सुना है यदि तो आपने? चलिए इसको डिस्क्लोज करते हैं। तो मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है, उनको केस मालूम है। डिस्क्लोज करें? जी सर, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार रश्मि रंजन से थोड़ा सा ये करते हैं। रश्मि रंजन, इसमें जैसे सबसे पहले कॉजेशन क्या था? ये जो हुआ था ना, इसके पीछे कौन सा फैक्टर प्ले कर रहा था? सर उनका पिताजी का डेथ होने के बाद उनको लगता है कोई नहीं है मेरे पास और सपोर्ट देने के लिए। यस, बहुत अकेलापन फील कर रही है ना? तो इस फील पे क्या रेमेडी, क्या रुब्रिक आ रहा है? एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही। और delusion alone in the world। और एक रुब्रिक आ सकता है, वो बोल रहा है पिताजी मुझे बहुत लाड प्यार किए थे, मुझे बेटे की तरह रखे थे, उनका याद भी आ रहा है। यस, डुअल्स एंड पास्ट हैप्पी मोमेंट्स भी हम ले सकते हैं। हाँ, तो सर यहाँ के होगा या नहीं, हो सकता कि आप ही का। बहुत अच्छा। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात थी ना, इस केस में मैं डिस्क्लोज कर दूं, पीपीटी भी करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, नंबर 1, 2 चीजें मैंने इसलिए पहले वाले स्टेट को बताया कि आप ये देखिए कि कैसा था वो पहले, है ना।
एकदम कितना खुले विचारों की लड़की थी, बहुत ज्यादा हंसमुख थी, बहुत अदाओं के साथ बात करती थी, खूबसूरत भी बहुत थी। और उसका कंडीशन एकदम ग्लूमी फेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा सैड, उदास दिख रहा है। तो ये उदासी क्यों आई? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द लव्ड वंस, ग्रीफ आ गया ना उसके अंदर। तो पहला जो रूब्रिक इसमें बनता है, सबसे बढ़िया क्या रूब्रिक आएगा? एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ द लव्ड वंस। और दूसरी रूब्रिक आएगी क्या? सैडनेस, ग्रीफ आफ्टर। राइट, ठीक है ना? जी सर। और इसमें किसी काम में मन नहीं लग रहा है, इवन बिजनेस में भी जाने का मन नहीं कर रहा, डायमंड शॉप में जा ही नहीं रही हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, यहां तक ठीक है? कितनी रेमेडी आ रही है? कितनी रेमेडी आई? 7-8 आ रहा है, 7-8 आ रहा है सर। 7-8 आ रहा है। इसमें से क्या लग रहा है आपको? एसिड फॉस तो होगा, सेकंड चॉइस एसिड फॉस ही होगा। एसिड फॉस, वेरी नाइस। मेरी पहली रेमेडी एसिड फॉस थी, जिसने काम नहीं किया था, तो मैंने रेमेडी चेंज की। नहीं सर, एसिड फॉस नहीं, इग्निशिया दिया था मुझे, याद नहीं आ रहा, जो भी हो। बाय द एसिड फॉस इग्निशिया भी आ रहा है, और रूब्रिक में भी इग्निशिया आ रहा है। हाँ, इग्निशिया, फॉस्फोरिक एसिड, नेट्राम्योर, स्टैफ और ऑरोम्योर नेटिकम सर। ठीक है, 5 रेमेडीज आ रहे हैं। इसका नेचर क्या है? इसकी माँ ने क्या बोला कि यह अपने ही चलाती है ना? तो वहां डिक्टेटोरियल भी ये कवर कर रहा था। ठीक है जी सर। डिक्टेटोरियल, एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्शन भी टॉलरेट नहीं हो रहा है। कंट्राडिक्शन भी टॉलरेट नहीं हो रहा है, यस। अब डिक्टेटोरियल में एक बार चेक कीजिए कंप्लीट डायनामिक में, उसमें क्या क्या रेमेडी है। इनमें से कोई और रेमेडी है क्या उसमें? तो 121 रेमेडीज हैं सर इसके अंदर। हाँ, तो हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें से कौन कौन सी रेमेडी उसमें आ रही है, और प्लस इसमें आ रही है, दोनों को मिला के कितनी रेमेडी हो रही है, आप चेक कर लीजिए एक बार। मोस्टली 2 रेमेडी आएगी, नेट्राम्योर एंड ऑरोम्योर नेटोनेटम। जी सर, ये दोनों ही आ रही है सर। ठीक है, और इसके साथ यदि हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या थी, इसको बार बार इसके जो है ना ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इसको बार बार बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है, बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही है, ऐसी कंडीशन, एक सिचुएशन चल रही थी ना। डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एलिमेंट पर डोमिनेशन भी आएगा ना, अक्सर डोमिनेशन, इसको डोमिनेट किया जाएगा, इसमें उनकी शक भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ये सारी कंडीशन चल रही थी। ठीक है, तो इसको मैंने ऑरोम्योर नेटोनेटम दिया था। थोड़ा पढ़ते हैं इसको कैसे कैसे और क्या था। ठीक है, so analysis of the first case, sorry, ऑरोम्योर नेटोनेटम। हाँ, तो इसमें जो रूब्रिक्स मैंने लिए थे, एक तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द लव्ड वंस, सैडनेस, ग्रीफ आफ्टर, सैडनेस, अलोन बीइंग, सॉलिट्यूड, एग्रावेशन। अब वो जो है एकदम अकेली पड़ गई है, उसको लेके बहुत उदास है, पापा नहीं है ना, अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस कर रही है। ये कंप्लीट डायनामिक में रूब्रिक है। वीपिंग, अलोन बीइंग, एग्रावेशन एंड डिक्टेटोरियल, ये आपको एडोनिस में नहीं है, ये आपको मिलेगा इसमें
कंप्लीट डायनामिक में। इंडिफरेंस एवरीथिंग टू, सब कुछ से मन उचट गया है, यहाँ तक कि बिजनेस में भी जिस भी वो ये करती थी, डायमंड के बिजनेस शॉप पर भी नहीं गई है। वीपिंग इजीली, ऑफेंडेड इजीली, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड पैसिमिस्ट, अब सब नेगेटिव चीजें ज्यादा सोच रही है ये। डिस्पेयर ऑफ द रिकवरी, लगता है आप कभी ठीक नहीं होगी। किल डिजायर टू द लव्ड वंस, तो उसने क्या किया ना कि जिससे प्यार किया है ना, तो क्या किया, जब उसका डोमिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, उसने पहले टाइम दिया, ऐसा नहीं कि एक बार में डिसीजन लिया, लेकिन सोच चलो बच्चे हो जाएंगे तो इसका नेचर बदल जाएगा, शायद इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा है। लेकिन जब बच्चे होने के बाद भी नहीं सुधरा तो उसने अपने प्यार को मार देने का फैसला किया कि अब तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, नाउ आई वांट डिवोर्स। जब ये डिसीजन लिया तो उसके पिता ने केवल जो है ना उसको सपोर्ट किया था, माँ एकदम अगेंस्ट में थी, क्योंकि माँ को पास में खड़ा होना चाहिए ना उसके पास में, लेकिन माँ पास में खड़ी नहीं रही, वो बिल्कुल अगेंस्ट में थी। पिता का पूरा सपोर्ट मिला। और हमेशा वही चीजें चले, थॉट्स परसिस्टेंट, अनप्लीजेंट सब्जेक्ट हॉन्टेड बाय, वो पुरानी बातें, अनप्लीजेंट चीजें भी बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो जो करता था, क्या करता था, वो सब बातें भी चल रही हैं। पिताजी के साथ जो हुआ था वो भी चल रही हैं। तो इसका नेचर क्या होता है, इज वेरी डिग्निफाइड नेचर। तो डिग्निफाइड होने के कारण जैसे शुरू में झगड़ा वगड़ा नहीं किया इसने, ऐसा नहीं कि शुरू में ही बहुत ज्यादा किया, उसने काफी कोशिश की। लेकिन जब उसके पति की जो है ना क्या कहते हैं डोमिनेशन सीमा के बाहर चली गई, तब उसने डिसीजन लिया। तो उसने क्या, रिकॉग्निशन डिजायर, उसको क्या था, उसने डायमंड का बिजनेस करती थी और उसके जो है हस्बैंड ने बिजनेस भी बंद करा दिया। तो इसको क्या होता है ना औरों को कि उसको एक रिकॉग्निशन चाहिए, उसकी भी अपनी एक पहचान है, अपनी एक अहमियत है ना। तो यह पहचान उसके पति ने उसे छीन ली थी जो उसे चाहिए थी। तो इसके साथ एक रुब्रिक है, रिलेशनशिप फेलियर इन द मल्टीपल रिलेशनशिप। ये इसके सेकंड पार्ट का जो केस होगा तो उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा। जिन्होंने सुना है उनको पता है कि इसके बाद ये जो अभी जो चल रहा है अफेयर, इसको भी ये तोड़ देगी, क्योंकि बाद में यह बंदा भी वैसा ही बन जाएगा, उसी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक बार में एक डिसीजन लेती है कि नहीं, अब नहीं, नाउ अब आप जो है यहां से बाहर निकलो, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है। तो रेस्पिरेशन, डीप डिजायर टू ब्रीथ, डीप रेस्पिरेशन ना, डीप, बहुत गहरी लंबी सांस लेना चाहती है। उसका जो है सफोकेशन हो रहा है जिस तरह की परिस्थिति में, आप सोचो वैसी परिस्थिति किसी का भी दम घुटने लगेगा ना, जिसको कार में भी पीछे घूमने की इजाजत नहीं है, तो वो किस लेवल का डोमिनेशन है, उसका एकदम दम घुटू वातावरण में वो जिंदा रह रही है। तो वो चाहती है खुली हवा में सांस लेना, पूरी जम के सांस लेना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अपने लंग्स को एक्सपैंड नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका पति जो है उसको पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है, जैसे बेटियों में जकड़ के रखते हैं चेस्ट के। तो अब क्यों नहीं कर पा रही है, तोड़ सकती है, पहले क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि शादी भी तो इसी ने किया था ना, लव मैरिज किया था, सबके अगेंस्ट में जाके किया था, केवल पापा सपोर्ट में थे। तो इतनी आसान भी नहीं है तोड़ना। तो ये बेचारी फंसी हुई है, हेल्पलेस फील कर रही है बिकॉज ऑफ द मैरिज, मैंने खुद ही किया था, सो नथिंग टू डू। सो ऑरोम्यून नेट्रोनेटम वाज गिवन, बाकी तो उसका सब बता ही दिया मैंने आपको। अब इसकी एक हम जर्नी लेते हैं। सर ये तो रुब्रिक ऑरोम्यून में नेट्रोनेटम, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने एक ये रुब्रिक बताया ना रिकॉग्नाइजेशन डिजायर को, हाँ सर ये आएगा, आगे जर्नी में आ जाएगा, जर्नी में आ जाएगा ये। इसकी जो है क्यों चाहता है वो समझ। रिकॉग्निशन में क्या है ना, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्निशन क्या है कि आपकी एक पहचान बननी चाहिए। तो मैं जैसे कुछ करता हूँ, जैसे एक समाज में पहचान होती है किसी की, हाँ ये बहुत बड़े सोशल ये एक्टिविस्ट हैं, ये एनजीओ से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ की ये हैं, तो एक रिकॉग्निशन होती है। तो इसकी रिकॉग्निशन जो है डोमिनेशन करके इसके पति ने छीन ली। उसका अपना बिजनेस था, तो एक बड़ा बिजनेसमैन डायमंड का बिजनेस कर रही है, तो कहीं भी पार्टी में जाओ तो हाँ क्या है, तो एक पहचान है उसकी,
वो पहचान उससे छीन ली गई जो उसको चाहिए थी, क्योंकि औरम है ना इसके साथ में। तो औरम को तो अपना एक कीमत होती है ना, गोल्ड की एक कीमत होती है, तो जब वो कीमत नहीं रहेगी तो खत्म है। इसलिए ये रिकॉग्निशन डिजायर में है। तो बाकी आएगा उसके बाद। कौन सी रिपर्टी में सर? ये बाकियों में तो नहीं है सर, ना कंप्लीट में है ना ही सिंथेसिस में है सर, ये दोनों ही रिपर्टी में। कौन सा देख रहे हैं बताइए? एप्रिशिएशन डिजायर में आ रहा है सर, ये आगे खुल रहा है ना जो रिकॉग्निशन। अच्छा, वहां पर एप्रिशिएशन डिजायर में दिया हुआ है। जी जी सर, एप्रिशिएशन डिजायर में खुल रहा है। एडोनिस है आपके पास? एडोनिस तो नहीं है सर, रडार है मेरे पास में सर। ना, उसमें नहीं है, आपका एडोनिस में ऐड हुआ है ये रिकॉग्निशन डिजायर। जी जी सर। फास्टिडियस प्रोवन से नीड फॉर कि मैं भी कुछ कर सकता सर, लेकिन आपका पुराना है ना सर ये केस? हाँ, पुराना केस है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको प्रस्तुत किया गया है। उस समय रूब्रिक से तो निकल ही जाते हैं, लेकिन केस को जितने हमारे एडवांस रिपोर्ट होंगे हम केस को अच्छा समझ पाएंगे, उसके हर पहलू को समझ पाएंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। जर्नी में चले अभी। यस सर। ठीक है, ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम गोल्ड से बना हुआ है। इट इज द मिक्सचर ऑफ क्लोराइड ऑफ गोल्ड एंड सोडियम। So understanding of the aurum mure netronatum. So the mind. If we see the causative factors of AMN मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, ठीक है? So if we see the causative factors of the AMN, we may find that they suffer a lot from the silent grief like netremur, ignitia, etc., especially when badly treated by the boss in the office, husband, or in-laws in the house, dominated by parents or the boss or in-laws, and they are unable to open their mouth and bound to bear it silently. तो क्या होता है ना, जैसे शादी हो गई, कुछ भी हो गई, या फिर बॉस में है जहां बॉस बहुत डोमिनेटिंग है, ऑफिस में कलीग्स हैं, तो वो उसको तवज्जो नहीं देते हैं, बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। कई बार बॉस लोगों के सामने और भी कलीग जो उससे जूनियर हैं उनके सामने भी उसको झाड़ देता है, जबकि इसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। ऐसा होता है नॉर्मली, आजकल प्राइवेट जॉब में तो बहुत होता है। तो इसकी डिग्निटी हर्ट होती है, बार बार हर्ट होती है, लेकिन ये बोल नहीं सकता। अपने को मुंह बंद रखने को विवश होते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बोल नहीं सकते। शादी के बाद आई है तो नहीं, यदि बोलना शुरू करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो कैसी है, इसके पिता के नाम पर आंच आएगी, वहां बोल नहीं पाती है, कि वह मजबूरियां होती हैं वहां बोल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं साथ साथ में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर प्रेस्टीज इज बीइंग इंजर्ड टाइम टू टाइम बाय अब्यूजिंग, बाय स्कॉल्डिंग देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स लाइक सबऑर्डिनेट्स और चिल्ड्रन। किसी के सामने भी डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। दे ऑल्सो सफर when not being loved by the parents, especially by the mother. It hurt badly to the AMN personality. They are very sensitive to the abusive languages, to the rudeness, or when neglected by the IPR. उसका IPR, उसकी मदर, उसके फादर जब उसे नेग्लेक्ट करते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। Because they desire love, care and respect from the loved ones. उसको वही चाहिए। रुपया पैसा नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए। तो हमारे रूब्रिक्स हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग मैरिज इन, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग रिलेशनशिप इन, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस चाइल्ड ऑफ अ, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ, elements of death of loved ones, parents or friends of, warm food aggravation, and elements from discords between friends, parents, ones. तो यहां पर देखिए अकेली रेमेडी है वार्म फूड एग्रावेशन। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे अब डेथ हो गई लव्ड वंस की, पेरेंट्स की या फ्रेंड्स की, नाउ डेथ भी यहाँ मेटाफोरिकल है। यदि आप उसे प्यार नहीं करते हो, घर में कोई भी उसे समझता नहीं है, उसे ह्यूमिलिएट करता है, तो दे आर डेड फॉर हिम। तो यदि कोई कंसोल करने की कोशिश करता है, कोई समझाने की कोशिश करता है, तो उसे अभी बहुत बुरा लगता है। ठीक है,
सर तो मैं 1 एडमंड मिनट डिस्टर्ब करूं? हाँ बोले। सर 1 मिनट में वही बोलना चाहता हूँ, बार बार एक रूब्रिक है जो ऑरम और नियोनेट्रम का, एलिमेंट फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यूजुअल। तो कभी कभी अनयूजुअल। बहुत मेंटर यस। बोलते हैं कोई लड़की है, उनका बेटा नहीं है, पिताजी का वो काम लिया तो उनको भी अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो अनयूजुअल कैसे हुआ? वो तो कोई नहीं है तो उनको करना ही पड़ा, तो दैट इज यूजुअल। हाउ इट इज अनयूजुअल? लेकिन अनयूजुअल सर क्या बहुत आपका केस में आज एक लाइन मिला अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। एक ही ऑरम ऐसा चीज है, ऐसा मेटल है या ऐसा कैरेक्टर है जो अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। जैसे यस। एक डायमंड बिजनेसमैन जो वाइफ है, वो रिश्ते की नाते, हिंदी की भाषा में एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पाता हूँ, बहुत रिश्ते की बढ़िया। वजह से यस। वो घर का साधारण काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक ही मेटल है जो ऑरम ऐसे ही कर सकता है, ऐसे लग रहा है, जो अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उनका ऑरम नोबल नेचर की वजह से उनका पोजीशन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वो छोटा काम या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात करने के लिए तैयार होता है। तो आप जैसे बताया कितना बढ़िया लड़की है, उनका एबिलिटी है, उनका सब कुछ अच्छा है, बिजनेस भी है, फिर भी उनका हस्बैंड को खुश करने के लिए वो 2 साल भी कोशिश किया, वो जो बोला वो भी बिजनेस छोड़ दिया, जो काम बताया किया। तो यहाँ पे एक अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा लग रहा है। दिस में भी अनदर फीचर ऑफ अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर, सॉरी फॉर जो कि डिस्टर्बिंग। ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि यूजुअल है ही नहीं, उसको लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके डिग्निटी के हिसाब से, उसके ओहदे के हिसाब से, उसके रुतबे के हिसाब से बिल्कुल ही अलग जा रहा है। फिर भी ये कर रही है, सहन करती है, अपने को सेल्फ डिप्रिसिएशन में चली जाती है कई बार। बहुत अच्छा बताया आपने। तो एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन फॉर द लॉन्ग टाइम चल रहा है, काफी लंबे समय तक इसने देखे सहन किया। शुरू में ही डिसीजन, क्योंकि उसने सोचा क्या था, उसकी सोच कि नहीं थोड़ा समय देते हैं, हो सकता है बच्चा हो जाए तो इनका नेचर बदल जाए। लेकिन जब उसके बाद भी नहीं हुआ तब ये इसने चेंज किया। फिर ये किल डिजायर में चली गई। किल डिजायर टू लव्ड वंस, किल डिजायर टू स्ट्रैंगल आएगा बाद में। एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, बार बार मॉर्टिफाई हो रही है, सबके सामने कुछ बोल दे रहे हैं। एलिमेंट फ्रॉम स्कॉर्न्ड बीइंग, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रेस एंड एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड मदर बाई। तो ऑल दीज थिंग्स जो है ना, ये सारी चीजें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं एज ए पॉजिटिव फैक्टर्स इन द लाइफ ऑफ AMN. So because of all the conditions and situations, they become timid and yielding. They become suspicious to the people, and whenever they see the gossips of the people, they think that they are talking about them, and so most often they feel shy or uncomfortable to go to the public gathering and talking to them. ये थोड़ा सा फिर वो घबराहट भी होती है कि नहीं कैसे जाएंगे, क्या बात करेंगे। उसे लगता है कि उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें चल रही होंगी, है ना। तो दे यूजुअली अडॉप्ट द वे ऑफ प्लीजिंग द IPR, let them feel that they have a lot of concern for them, that they took responsibility with the core of their heart. ये भी जो है ना कि अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज करने के लिए, नहीं सबको खुश रखना है, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं जो उसके लिए जरूरी नहीं है। अब बड़े घर की बहू है जहां पर 10 नौकर हैं, अब वो जाके चाय बना के ला रही है, पांव दबा रही है, इस तरह के काम कर रही है ना। तो ये अपने कोशिश करती है कि लोगों का दिल जीत ले, एंड दे डू ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू गेट द रिकॉग्निशन इन द फैमिली। लोग बोले कि हाँ ये है, इसकी जो एक अहमियत है फैमिली में, इसके बिना तो हमारा घर नहीं रहेगा। ये चीज वो सुनना चाहती है, यह चीज जताना चाहती है, ये चाहिए उसको, रिकॉग्निशन चाहिए। ये रिकॉग्निशन अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग हो सकता है। ऑफिस में अलग तरीके का होगा, घर में अलग तरीके का होगा, सोसाइटी में किसी और तरीके से होगा। सो ही वांट द रिकॉग्निशन
सोसाइटी में है, जैसे सोशल किसी गैदरिंग में है, तो वो ऐसे नहीं कि पीछे रह जाए जिसको कोई नाम ही ना हो, कोई पहचान ही नहीं, वो भी पहचान बनाना चाहती है, चाहे वो कहीं भी हो, सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, ऑफिस में हो, है ना। दे नो वेल दैट प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, तो ये प्यार बांटना चाहती है, अफेक्शनेट बहुत है कि लोग जो है उसे भी प्यार करें, उसे भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो दूसरे के साथ कर रही है। तो हमारे पास रुब्रिक्स हैं: प्रिकॉसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, timidity public about to appear in, yielding disposition, suspicious, talking about her people are, pleasing desire to please others, attached strongly to others, and recognition desire for, and responsibility taking too seriously. And all these they do because they are really attached strongly with his friends, parents, relatives. And they try to show a lot of love and affection to them. And that's why most of the time we may get the feel of phosphorus. But the problem is that because of their reserved nature, shy nature, they cannot show the love and affection. Their inner feelings for them so much openly as phosphorus does. तो फॉस्फोरस बहुत वाइवेसियस होता है, बहुत अच्छे से दिखाता है, लेकिन ये रिजर्व है, तो वो दिखाना भी चाहती है तो खुल के नहीं दिखा पाती, तो लोगों तक उसकी वाइब्रेशन पहुंच भी नहीं पाती। और समटाइम्स द आईपीआर हिमसेल्फ इज इनसेंसिटिव। तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है ना, कि चलो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईपीआर जो है वो कान में तेल डाल कर बैठा है, उसके अंदर हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो वो भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सके ना, and he fails to recognize the real loving nature of them, or in some case they do not want to recognize, चाहते भी नहीं है, ऐसे भी बहुत से आईपीआर मिलते हैं। And so AMN faces neglection, domination, etc. But still they do not show their inner bitter feeling to the outside world. अब जिसके साथ इतनी ह्यूमिलिएटिंग होती, बार बार अच्छा करने के बाद भी झड़कियां मिलेंगी, गालियां मिलेंगी, अपमान मिलेगा, तो मन कड़वा होगा ना। लेकिन ये अभी भी जल्दी से बताना नहीं चाहती है, दिखाना नहीं चाहती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। Reserved affection cannot demonstrate. And masking emotions. But as the time passes, if the same behavior of the IPR continued, in spite of doing everything for the loved ones, for the boss, they are not getting the reciprocation. They feel neglected and deserted by the family, friends, boss, and mother. All the members of the family are sitting together and gossiping without paying any attention to her. They feel that they are heartless people, and so AMN also considered them as they do not exist for him. तो बार बार वही नेग्लेक्शन, वही डिसर्टेड फीलिंग आ रही है। तो जब वहां से गर्माहट नहीं मिल रही है, रिश्तों की गर्माहट नहीं है, तो क्या करता है, ये भी सोचता है कि ठीक है, मैं भी इतना क्यों करूं, they do not exist for me, they are dead for me. Delusion neglected one is, delusion dead person sees loved ones, delusion insulted he or she is, delusion outcast she were in, delusion deserted, forsaken and forsaken feeling. तो क्या होता है कि लोग बात कर रहे हैं, बहू नई आई है, लेकिन बाकी सभी मिलके हंसी मजाक कर रहे हैं और उसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, जैसे कि वो अछूत हो, उसके घर से बिलोंग ही नहीं करती हो। अरे ठीक है, बाहर से आई है तो आपके घर में आई है ना, तो आपको तो अपनाना चाहिए, लेकिन लोग अपना नहीं रहे, उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो पराई हो, उस घर से कोई मतलब ही नहीं है। So, and she feels that she herself has done some mistakes. अभी भी क्या है ना, यहाँ औरों का पार्ट है ना,
तो अभी भी उसको लगता है कि मेरे में ही कोई गलती हुई होगी, मैंने ही कुछ गलत किया है. सो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बिहेवियर फ्रॉम द IPR. She is always doing something wrong, and that's why her all efforts to get the warmth and affection from the IPR goes into vain. She is the person not suited for such a family. So we have the rubric, delusions succeed that one cannot, does everything wrong. Delusion right, does nothing right, reproaching oneself, and delusion unfit world, he is unfit for the world. तो उसकी जो दुनिया है, चाहे वो ऑफिस की दुनिया हो सकती है, उसके घर की दुनिया हो सकती है, समाज हो सकता है, जहां वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका जो तौर तरीके हैं, इसके जो सोचने का तरीका है, वो मेल नहीं खाता है, राइट. तो ये कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा. डेलूजन अनफिट वर्ल्ड, ही इज अनफिट फॉर द वर्ल्ड. ये अपने को ही ब्लेम करती है. स्टिल शी इज ट्राइंग हार्ड टू मिक्स विद देम, बट व्हेन द सेम एटीट्यूड रिमेन कंटिन्यूड फ्रॉम द पार्ट ऑफ IPR, इवन आफ्टर कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्लीज देम, दे ऑल्सो अडॉप्ट and develop an attitude to let it go. छोड़ो यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ो, अब ज्यादा माथा नहीं मारना, करके देख लिया, कुछ होना तो है नहीं, इनका बदलने वाले तो है नहीं, तो अब क्या करें, छोड़ दो, इनको ऐसे ही रहने दो. They even loses interest in taking care of household and domestic affairs. उसमें भी काम का अब मन नहीं करता, जिसके लिए वो दिन रात अनयूजुअल एक्टिविटी में लगी रहती थी, अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने लिया था, अब वो जो यूजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी मुंह मोड़ने लगते हैं. जो डेली के जो काम है उससे भी मुंह मोड़, उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. एंड ग्रेजुअली इवन दिस फीलिंग गोज अप टू द लेवल ऑफ हैट्रेड, घृणा के लेवल पर पहुंच जाता है. शी किल्स हर इमोशन that were flowing inside her as IPR is now dead for her. तो जिन फैमिली वालों के लिए, जिनके लिए उसके मन में इमोशंस बहा करते थे, नहीं ये है, सास की देखभाल करनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ है तो हाँ माजिद पाँव दबा दो, सर दबा दो, तेल मालिश कर देना, तरह तरह के काम, ऐसे काम लेती थी जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे. जरूरी नहीं, बहुत लोग हैं करने वाले. अब यदि सास बोलती भी है तो छोड़ो, इधर कान से सुना, उधर से निकाल दिया, है ना, क्योंकि उसके इमोशंस को उसने, उसका इमोशंस का गला घोट दिया उसने. नहीं, अब नहीं करना है, बहुत हो गया. Hatred person offended him who hatred, revengeful, hateful, and इस लेवल तक इसकी घृणा पहुंच जाती है कि अब रिवेंज लेना है. Kill desire to loved ones, है ना, लेकिन सहन किया ना. इस केस में भी देखिए, उसने काफी सालों तक वेट किया, जब तक बच्चे होने के बाद भी उसने समय दिया, उसके बाद नहीं हुआ तो नाउ एक काम करो, तुम अब डिवोर्स दो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब नहीं चलने वाला नाउ. सो किल डिजायर टू स्ट्रेंगल टू, उसने अपने भावनाओं का गला घोट दिया. किल डिजायर टू एनिमल्स, कैसे एनिमल्स हैं ये, जिनको बिहेव करना नहीं आता. Those persons not behaving well, rather humiliating her time to time and abusing her. जिनको कैसे बात करनी है ना, क्या बात करनी है, कहाँ करनी है, कुछ भी पता नहीं है, बस जानवरों की तरह चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, हर्ट नाम की कोई चीज भी नहीं है. तो ऐसे एनिमल्स को खत्म कर दो, पास में रखना ही नहीं. हमेशा बार बार थोड़ा सा भी मुड़ के भी नहीं देख सकती, क्या मजाक है. एक काम करो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. उसने अपने प्यार को खत्म कर दिया, एक झटके में खत्म कर दिया. डेलूजन डेड पर्सन सीज लव्ड वंस, उसके जो जिससे प्यार करती थी वो तो मर गया, वो तो है ही नहीं. कंप्लीट डायनामिक में मिलेगा ये. एंड डेलूजन डेड मदर इज डेड, उसकी जो माँ है वो डेड है. उसके इमोशंस उसके साथ नहीं है, वो उसको सपोर्ट नहीं करती, उसको समझती ही नहीं है. पापा समझते हैं.
सो अब क्या होगा, वो अपने को प्रूव करने की कोशिश करेगी. Now we can see an obstinate nature of the AMN, and now she wants to show the IPR and others that she is also capable in every way to maintain herself. She is also able to do something in her life. उसकी भी अपनी एक पहचान है, वो अपनी पहचान बना सकती है, जीवन के पथ पर अकेली भी आगे बढ़ सकती है. फास्टिडियस प्रूव हिमसेल्फ नीड फॉर, लेकिन उसे प्रूव करने की जरूरत है, अपने को दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बन सकती हूँ. रिकॉग्निशन, डिजायर फॉर. लेकिन प्रूव करना इतना आसान नहीं होता लाइफ में. तो बहुत सारे इसके मन में डर चलते रहते हैं जब वो आगे बढ़ती है जीवन के रास्ते पर. तो क्या होगा, नहीं होगा, बहुत सारे डर आते हैं ना मन में. फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग क्या कहेंगे. फियर ऑफ फेलियर्स, एंजाइटी, एंटिसिपेशन फ्रॉम, अब तरह तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही से कारण से चिंताएं हो रही हैं. फियर ऑफ फेलियर, प्लान्स टू अवॉइड मेकिंग, तो कई बार ये नहीं, अब कोई प्लान ही नहीं करना, छोड़ो, करेंगे और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे. ऑरम सेल्फ, इस रूब्रिक में 2 रेमेडी है, ऑरम सेल्फ एंड ऑरम नेटोनेटम, दोनों ऑरम ग्रुप से बिलोंग करती है. स्किप डिजायर, तो वहां से कई बार स्किप करने की भी इच्छा होती है कि नहीं यार, गलत ले लिया, पंगा, फंस गए, क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा. डेलूजन, फेल, एवरीथिंग विल. एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, कि लोग रिजेक्ट कर देंगे. ऑफिस में जाएगी काम मांगने अपने ये, और लोगों ने बोलने नहीं, तेरे बस का नहीं है, तेरे से तो होगा नहीं. तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं. So this fear bring down his confidence, and so she takes careful steps to move ahead. तो क्या होता है कि जब ये बहुत ज्यादा के पता नहीं फेल हो जाएंगे तो फिर होता है ना, नाम खराब हो जाएगा. बिकॉज ऑरम डिग्निफाइड रेमेडी, तो वो सारे स्टेप्स को फूक फूक के लगती है, केयरफुली रखती है, कॉशियसली रखती है. तो केयरफुल ऑफ, कॉशियस एंड कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो on this journey she has to do a lot of compromises with her ethics. तब क्या होता है ना, जब आज के समाज में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं जो आपके एथिक के साथ मैच नहीं करता. सो एंड हियर द कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्स. मोस्ट ऑफ द टाइम her mother figure does not support the step taken by her, and sometimes it is the conflict within herself, उसके अपने मन में ही द्वंद्व चलता है. whether she is doing right or wrong, गलत कर रही है या सही कर रही है. conflict, higher consciousness and worldly existence between. antagonism with herself. conflict, mother with delusion dead, mother is dead. And this was also seen in this case where mother was against the divorce but the father supported her. ऐसे ही था ना. तो यहां भी एक कंफ्लिक्ट चल रहा था. एक conflict, discords, aggravation, relatives and friends between. You will get this rubric in complete dynamic repertory. So these conflicts often give rise to an anger issues in her, sometimes noticed in a silent form, suppressed form, or sometimes we can see a violent outburst of the emotion suppressed. दोनों तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी. जो इस केस में भी दोनों ही था. पहले उसने बहुत सप्रेस किया, अपने गुस्से को शांत किया, सप्रेस किया. गुस्सा था लेकिन कभी भी निकाला नहीं. और फिर जब नाक से पानी ऊपर हो गया तो एक दिन टाटा बाय बाय, अब तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं बिता सकती, निकलो यहां से, है ना. एंगर, एलिमेंट फ्रॉम एंगर, साइलेंट ग्रीफ विथ एंगर, पेरेंट्स टुवर्ड्स एंगर, फैमिली टुवर्ड्स एंगर, ट्रेम्बलिंग विथ एंगर, टेम्पर टैंट्रम्स एंड एम्बिटर्ड. मन में बहुत ज्यादा बिटरनेस बढ़ गई है, कड़वाहट बढ़ गई है इन लोगों के लिए. And this outburst of inner frustration often ends in weeping. तो हम लोगों को क्या है, ये फिर क्या करेगी जब ये आउटबर्स्ट होता है
तो ये गुस्सा दिखाने के बाद रोना इसको आता है बहुत. Weeping, anger, vexation after. So autoimmune nephronephron does not like quarreling. Maintaining the dignity is the prime focus due to the nephron element. But we also see a condition where she blame himself for the unsuccessful story of her life, a characteristics of the aurum. And we also get the pities herself. वहां भी पड़ा हुआ है जो म्यूरेटिकम का एक बहुत बड़ा स्टेड है, लाइक कैलकेरिया, पल्सेटिला एंड म्यूरेट क्लोराइड, है ना. सो दे वांट टू मेक 1-to-1 रिलेशनशिप. इसका रिलेशनशिप एक है तो एक के साथ ही होना है. एंड आफ्टर एंडिंग इन वन रिलेशनशिप एंटर इनटू अनदर. जब एक एंड होता है तब ये दूसरे रिलेशन में जाती है. जब तक एक बना हुआ है तब तक दूसरा इसके लाइफ में एंट्री नहीं कर सकता. बट maybe due to her haughty nature or egotism, they fail to maintain the relationship with most of the members of the house, office, etc. ये इसीलिए वो अनफिट फील करती है अपने को. फिर देन आता है डिल्यूजन, अनफिट, शी इज अनफिट फॉर द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि रिलेशन मेंटेन ही नहीं कर पाती. मल्टीपल रिलेशन सबसे फेलियर से इसको लगते हैं, ना. तो पिटीज हरसेल्फ, पेसिमिस्ट, quarreling, aversion to, dignified, and relationship failure in multiple relationship. So this was from the part of my side. हाँ सर, एक ऑर्नामेंट बच गया जो महेश चंद्र सर की किक वर्ड. महेश चंद्र सर मेनी टाइम यूजेस द वर्ड किक, तो हम किक को थोड़ा सा ऐड देने से अच्छा होगा. बताइए आप ऐड कीजिए. हाँ, किक मतलब माने वो किक आया है कहाँ पे, नेट्राम्यूर का अब्रप्टनेस से और औरम का जो डेयरिंग से. जो काम नहीं हो पाएगा, सारे किक मूवी दिखाए थे और बताए थे सलमान खान का, कोई काम नहीं है जो औरम्यूर नियोनेट्रम ऑडासिटी के साथ नहीं कर पाएगा. तो हम वी कैन यूज द वर्ड किक इन वेरियस वे. सर यूज किए थे वो टाइम में किक वर्ड द ऑडासियस वर्क के लिए. बहुत बड़ा बड़ा जो काम और कोई नहीं कर पाएगा तो किक देकर और नियोनेट्रम कर पाएगा. और उनका जो डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो वो भी किक कर सकता है. जैसे उनका जो एंगर रूब्रिक आप जैसे बताए, एंगर ट्राइफॉल्सैट, एंगर इजीली, जैसे बहुत सारे एंगर का रूब्रिक में भी वो किक कर दिया. कहाँ पे, उनका जो फर्स्ट लवर को, और टाइम जब आया फिर भी सेकेंड को भी एक किक लगाया. जी सर, लगाया. यस, बहुत अच्छा. तो डॉक्टर बिथोलकस ने कहा है, इन माई एक्सपीरियंस दीज पीपल आर सेंसिटिव, रिफाइंड एंड सब्जेक्ट्स टू मेनी फियर्स, so that you will often confuse them with phosphorus. There is especially an inner fear that something bad will happen to at any moment, giving you a feeling that they are fragile and need protection. They look unprotected and helpless. They will go into the panicky state, but inwardly they are quite strong. तो बाहर से ये दिख रहा है कि ये बहुत फ्रेजाइल, ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत जल्दी टूट जाने वाला लगता है, बहुत ही कोमल है, दम नहीं है, इसको तो हेल्प करने की जरूरत है, प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ना. लेकिन भीतर से ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये चुप रह के सब कुछ सहने के लिए कि नहीं ठीक है, देखते हैं, बच्चा होने तो देखते हैं, इसके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ना. क्वाइट स्ट्रांग एंड नॉट यील्डिंग. कि उसका एक टाइम था कि चलो बच्चे होने के बाद, तो उस समय तक उसने यील्ड किया, लेकिन जब देखा कि नहीं होना ना, उसने सारा यील्डिंग खत्म. नाउ आओ दिखाते हैं. तो क्या होता है ना, आप जो उसकी कहानी सुनेंगे, यू विल बी वेरी सिंपैथेटिक टू देम, आपको लगेगा ना, बट दे विल नॉट बी एज अ रियल फॉस्फोरस कैन बी. दिस पेशेंट डू नॉट हैव neither the openness nor the warmth of the phosphorus. So they are refined, sensitive, perceptive, even magnetic. एक अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी है उनमें,
but reserved and intimate on the first contact. With other sensitive nature, you will be often perceive an element of sadness in the background. So there are a lot to describe. Homeopathy is so vast, and so the AMN. I have tried to present the gist of the AMN. तो इसमें ऐड करने को बहुत कुछ है और जितना मुझसे हो सका है मैंने छोटे में इसको बताने की कोशिश की है. So thanks to everyone. लास्टली इंस्पायर्ड सर, आप जितना बताया सर, और कहाँ से हम सुने नहीं. बहुत सारे डिटेल, बहुत डिटेल एक नियर फिगर, ए डिफरेंट पिक्चर, पूरा बुक पिक्चर सर, बढ़िया. वो उनसे हम मॉडिफाई करके कोई भी केस एएनएम को अप्लाई करने के लिए समर्थ हो पाएंगे. तो उनको अच्छी से स्टडी करना ही पड़ेगा. आप जैसे ही बताया, बढ़िया बताया सर. फ्रॉम ऑल एंगल इट इज फुलफिल्ड. थैंक यू सर. यस, थैंक यू. मनोज सर, जो आपने रूब्रिक लिए थे ना सर, हाँ, वो एक बार सर डाल देना सर इसमें. वो सब आ जाएगा इसमें आ जाएगा, सब आएगा. ठीक है, इसको ओके सर, थैंक यू सर. और अभी मैं डॉक्टर स्मिता मैम को बुला रहा हूँ. वो पीरियडिक टेबल के हिसाब से कैसे ऑटोइम्यून नेट्रोनेटम को समझ सकते हैं वो डिस्क्राइब करेंगे आपको. तो हाँ, वेलकम स्मिता मैम. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. तो पीपीटी चलाना है? हाँ जी सर. हाँ, दिलीप दा आप चला सकते हैं? आपके पास शायद है कि नहीं, देखा? हाँ चलेगा, एक मिनट मैं देखता हूँ. उसमें देखिए मेरा जो केस है उसी में नीचे दिया हुआ होगा. तो कैसा लगा आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा बढ़िया. ये पीपीटी नहीं है सुंदर सर, बढ़िया. वेरी नाइस सर. गुड आफ्टरनून सर. सर आपका एंट्री रूब्रिक क्या था इस केस का? एंट्री रूब्रिक जो है, सबसे बड़ी जो बात है, एक तो सबसे पहले था कि एलिमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द लव्ड वंस. हाँ जी. एंड सैडनेस, ग्रीफ आफ्टर. तो उदास हो गए थे ना, बिल्कुल ग्रीफ के बाद एकदम उसका मन जो है किसी तरह से अच्छा नहीं लग रहा था. एंड इसके बाद सैडनेस अलोन वेइंग, वीपिंग अलोन वेन, डिक्टेटोरियल नेचर था उसका. डिक्टेटोरियल नेचर आपको कंप्लीट डायनामिक में ऑटोइम्यून नेट्रोनेटम मिलेगी. एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन था, तो एलिमेंट डोमिनेशन बहुत ज्यादा था. ऑनर वुंडेड बहुत ज्यादा था. और सबसे बड़ी बात है, उसको एक रिकॉग्निशन चाहिए था, अपनी एक पहचान चाहिए थी. तो ये सारे इसमें रूब्रिक्स थे, जो एंट्री रूब्रिक्स थे. मैम का पीपीटी. हाँ सर, मैंने आपको पर्सनल पे शेयर किया है. मैंने भी शेयर किया है, देवजा. सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ. इतने लेट से? क्या बात है सीमा में, मैं सोच रहा था क्या बात है, बिजी थी आज. मैं करूं क्या? दिलीप दा हो गया? सर एक मिनट.
दिख रहा है ना पीपीटी? जी सर, जी सर। सर आगे लीजिए स्लाइड्स। आगे है और आगे कर दो उसको नीचे से। जाने हाँ यहाँ से हाँ यस यस। तो मैं स्टार्ट करूं। शुरू कीजिए। जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी ऑल ऑफ यू। हम लोग और नेटम को पीरियड के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इको हो रहा है मैडम, इको हो रहा है। सर किसी चाहिए अभी म्यूट कर लें और अपने आप। हेलो मैम फाइन। मैं लीव करके ज्वाइन करूं। किसी दूसरे का जो है सर मैं आपको बताता हूँ। वो जो स्लाइड शेयर किया ना उसका ऑडियो डिटेल कर दो। ने जो स्लाइड शेयर किया है उसका जो उसमें ऑडियो शेयर कर दिया होगा। मैं शेयर कर देता हूँ। म्यूट है सर। मैं शेयर करता हूँ। ओके। दिख रहा है? जी सर। शेयरिंग स्टॉप कर दी। शायद दिलीप सर का शेयरिंग है ना अभी। हाँ यस सर, थैंक यू सर। सर अभी इको नहीं हो रहा है ना? अब ठीक है जी। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग ऑरम्यूर नेट्रोनेटम को पीरियोडिक टेबल के हिसाब से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सर ने बताया है कि ऑरम्यूर नेट्रोनेटम में 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो है ऑरम यानी गोल्ड, ऑरम मेटालिकम। दूसरा है सोडियम, उसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सोडियम मेटालिकम बोलते हैं। और तीसरा है क्लोरम, ओके, यानी क्लोरीन। तो ये 3 एलिमेंट्स को हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑरम को लेते हैं। गोल्ड जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में रो 6 और कॉलम 11 में है। रो 6 और कॉलम 11 वो रो 6 में होने की वजह से 6th रो का थीम क्या होता है? तो लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होता है। ओके, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर। तो ऑरम का ये क्या है, एसेंस क्या होता है? तो होल्डिंग ऑन टू पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब पावर आता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ब खुद आ जाता है। और जिस बंदे में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उठाने की काबिलियत होती है वो पक्का अपना लीडर होता है। तो ऑरम को पूरे मेटल्स का किंग बोला जाता है इसीलिए। तो उसका रिचनेस है, लीडरशिप क्वालिटी है, उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका डिसीजन मेकिंग है, केयर, नर्चर, ये सभी कुछ ऑरम के थीम्स में आते हैं। तो इनको क्या लगता है कि इन कॉलम 11 में होने की वजह से, देखिए पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग 1 to 18 कॉलम्स में देखते हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो होता है वो जो ग्राफ होता है वो चढ़ने वाला ग्राफ होता है, असेंडिंग ग्राफ होता है।
10th कॉलम जो है वो पीक है, यानी हर एक जो रो का थीम होता है उसका पीक 10th कॉलम में दिया जाता है। जैसे रो 3 में देखते हैं तो रिलेशनशिप होता है, तो 10th कॉलम, रो 3 और 10th कॉलम ये रिलेशनशिप का पीक, ही इज सक्सेसफुल इन ऑल हिज रिलेशनशिप्स। ओके, जैसे सिल्वर सीरीज 5th रो का अगर हम लोग पीक देखते हैं तो परफॉर्मेंस का के पीक पे 10th कॉलम खड़ा है। वैसे ही लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रो, यानी उसका जो 6th रो है उसका पीक के बाद एक कॉलम में यानी 11th कॉलम में ऑरम खड़ा है, जहां पे उसने सक्सेस तो अचीव कर लिया है, लेकिन अभी उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना घर, अपना जो ग्रुप है उसको उसी सक्सेस के साथ मेंटेन करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन उसी लेवल पे उसको खड़ा करना है और उसका पोजीशन भी उसमें मेंटेन करना है। वो तो उस ग्रुप का लीडर है ना, और वो काफी पावरफुल भी है, तो उस पावर को, उस लीडरशिप पोजीशन को, उस किंग वाले पोजीशन को उसको मेंटेन करना है। तो ये होता है कॉलम 11, मेंटेनेंस ऑफ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ऑरम को अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है, अपनी फैमिली जो है उसको इंटैक्ट रखना है, जैसे घर के सभी लोगों को उसको जोड़ के रखना है। जैसे उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज है वो ये देखता है कि एम्प्लॉइज छोड़ के न जाए, उसके एम्प्लॉइज अपने काम में अच्छे से परफॉर्म करे, ये वो देखते रहता है। तो उसको अपना पोजीशन, लीडरशिप का पोजीशन या किंग का पोजीशन मेंटेन करने के लिए उसको बहुत काम करना पड़ता है। ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव दिस, टू मेंटेन दिस। ओके, तो उसके आगे कैसे होता है ना कि ये सब करते वक्त, ये सब चलाते वक्त एक बंदे को बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत होती है, उसको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की जरूरत होती है। तो किन किन चीजों में ये रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तो उसके रिलेशनशिप्स में, ओके, वो अपने काम में, केयर में और नर्चर में, यानी खुद के नीचे जो भी लोग हैं उनके भलाई का देखना है, उनकी सिक्योरिटी का देखना है, उनके प्रति उसकी जो भी ड्यूटी है वो सभी देखना है, और उनको जो भी तकलीफें होती है उसमें भी उसको मदद करना है। तो जो भी टास्क उसने ले रखे हैं, जो भी केयर और नर्चर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लेके रखी है, उसको बखूबी निभाने की उसमें ताकत भी होती है। वो बहुत ही मोरालिस्टिक भी होता है और वर्कोहॉलिक भी होता है, बस काम में लगा हुआ रहता है, बस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा हुआ रहता है। तो ये जो काम कर रहा है, वो जो भी टास्क कर रहा है, वो पूरे नॉलेज के साथ और पूरे पावर के साथ अपनी पूरी जी जा लगा के दिन रात एक करके वो काम करते रहता है, और इस काम से उसको मजा भी आता है। वो जब भी काम में रहता है तो अपने पेन, अपने दर्द, अपने दुख को भूल जाता है, इतना एंजॉय करता है वो। ओके, फिर बाद में ये जो एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किनके प्रति है? तो जो भी लोग उसके आजू बाजू में हैं, जो भी ITR है, जो भी घर वाले हैं, जो भी वर्क प्लेस में या फिर उसके एम्प्लॉइज है, वो किंग का प्यूपिल यानी प्रजा, वो भी उनके प्रति भी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल डिसीजंस भी लेता है। ओके, वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, यानी उसको जो चीज जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए, इसीलिए हम लोग फास्टिडियस रूब्रिक में भी उसको देखते हैं, और उसको हर एक चीज एकदम मैनरली, ऑर्डरली होना चाहिए ऐसे लगता है। ओके, वो काफी बार वो क्लेयरवॉइंट होता है, यानी क्या है कि आगे जो मुश्किलें आने वाली हैं या फिर कोई रास्ते में अड़चने आने वाली है उसको भी वो भाप लेता है, वो फोर्सी करता है, पहले ही वो जान जाता है उसकी काबिलियत की वजह से, और उन मुश्किलों को कैसे दूर करूं इस पे भी वो काम करते रहता है। ओके, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन सेफ रखता है, अपना फैमिली सेफ रखता है और बखूबी चलाता भी है उसको। ये बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, यानी जो पुरानी उसकी आदतें हैं, जो भी उसकी वेज एंड मीन्स है, तौर तरीके हैं, उनसे वो बहुत चिपक के रहता है, वो चेंज होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। कभी कभी वो चेंज होगा, वो कब होगा? जब कोई डिसीजन से सोसाइटी की भला होने वाला है या फिर बहुत ही मेजर डिसीजन चेंजेस आने वाले हैं सोसाइटी, जिसको एक्सेप्ट करेगा, वरना वो बहुत ही कंजर्वेटिव भी होता है। ओके, अभी
इसका कॉलम 11 में होने की वजह से उसने सक्सेस तो अचीव कर लिया है, उसने पीक तो पूरा अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे वो आराम से बैठ के अपना सक्सेस एंजॉय भी करता है क्योंकि वो पीक अचीव कर चुका है। अब उसको क्या करना है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना है, जो भी दिक्कतें आने वाली है, जो भी मुश्किलें आने वाली है, उनको ओवरकम करना है और बस सबका ख्याल रखना है। तो वो रिलैक्स भी करता है, वो ठीक से सब तरफ नजर रख के भी रहता है कि सब लोगों का काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, सब लोग खुश है कि नहीं, ये भी देखते रहता है वो। ओके, तो इसीलिए उस पावर का उसको वर्थ भी है और वो केपेबल भी है ये सब निभा के लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे मुश्किल कब होगी, ये बहुत अलर्ट रहता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मुश्किल कब होगी ये देखते हैं। तो ये ऑलरेडी एक टॉप पोजीशन पे है, ये किंग है। ओके, किंग जो होता है, बादशाह जो होता है, राजा जो होता है, वो अपने सिंहासन पे बैठे रहता है। तो ऐसे कभी देखा है क्या दो जने सिंहासन पे बैठते हैं? ऐसे तो कभी होता नहीं है, वो अकेला ही होता है उस पोजीशन पे, वो टॉप पोजीशन पे। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते 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 इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर आ जाता है कि उसको निभाना मुश्किल होने लगता है, हर तरफ ध्यान देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अकेला है, वो अकेला काम कर रहा है। और उसी वक्त वो अपनी प्रजा की, अपने एम्प्लॉइज की, अपने घर वालों की सिक्योरिटी, केयर, नर्चर ये भी देख रहा है। तो जितना केयर, नर्चर, रिस्पेक्ट वो लोगों को देता है, उतना ही रिस्पेक्ट वो वापस चाहता भी है। ही एक्सपेक्ट्स द सेम थिंग फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। और जब उसको कोई, उसके समझो कि उसके आईपीआर है या फिर कोई मंत्री, राजा के कोई मंत्री, जब उसको किसी बात में रोकते हैं या टोकते हैं तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। ओके, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। वो खुद को ऑर्डिनरी लोगों में बिल्कुल गिनता नहीं है, वो खुद को टॉप पोजीशन पे ही गिनता है। ठीक है, तो इसमें उसको ऐसे लगता है जो भी रिस्पेक्ट और जो भी केयर मैं दे रहा हूं लोगों ने भूलना नहीं चाहिए, उन्होंने भी उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसीलिए एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में वगैरह और हम लोगों को दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो गार्ड कर रहा है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो उसमें कहीं पे कम हो गया, कहीं पे उसको ऐसे लगा कि उसने उसकी ड्यूटी निग्लेक्ट की है, तो ये इसको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तब उसको ऐसे लगता है कि उसने जो कुछ भी अचीव किया है, वो जो कुछ भी अपना लीडरशिप उसने हासिल किया है, अपना पोजीशन हासिल किया है, वो शेयर नहीं कर सकता ना, इसलिए वो अकेला है। उसको लगने लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं, और जो भी थोड़ा सा गलत हुआ है, जो भी छोटी सी भी गलती हो गई, तो उसको ऐसे लगता है कि उसने ड्यूटी निग्लेक्ट की है, वो अपनी ड्यूटी निग्लेक्ट कर रहा है, ऐसे उसको लगता है। और वो खुद को रिप्रोच करने लगता है, गिल्ट में चला जाता है। हर एक चीज के लिए वो सिचुएशन को दोष बिल्कुल नहीं देता है, दूसरों को दोष नहीं देता है, वो खुद पे दोष लेने लगता है। ओके, तो ऐसे होने की वजह से उसको कितना भी कन्विंस करे, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता है, वो खुद ही अपने थॉट्स में जाने लगता है। तो उसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसकी वजह से उसको ऐसे लगता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, अब मैं नीचे जा रहा हूं। तो इसलिए उसको ड्रीम्स आते हैं जैसे वो ऊपर ऊंचाई से गिर रहा है। ओके, तो इस सिचुएशन में वो रिलीजियस बन जाता है। एक्चुअली वो बहुत कम बार रिलीजियस दिखता है। जब उसका डाउनफॉल शुरू होता है, बिजनेस का डाउनफॉल, ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल, या फिर घर में कुछ कलह शुरू हो गया, तो वो खुद को दोषी मानता है और तब वो रिलीजियस बन जाता है। वो भगवान को हाथ जोड़ के प्रे करने लगता है। जब प्रेइंग शुरू हो जाता है तभी समझ जाना है कि औरम का डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो उस वक्त वो भगवान से यही मांगेगा कि ये जो भी सिचुएशन है, ये भगवान ने मुझे मेरी ड्यूटी निग्लेक्ट करने की वजह से मुझे पनिशमेंट मिला है, इसलिए हे भगवान मुझे हेल्प करो, ऐसे ही बोलेगा ये। वैसे ही ऑरम्यूर नेट्रोनेटम वाले क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास आके वो बोलते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उन्होंने 10 लोगों की, या फिर एक छोटी बच्ची, अनयूजुअल कब बोलेंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जब एक बंदा 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर उठा के बैठा है, या फिर जब एक छोटी सी बच्ची, एक केस मैंने सुना था यूट्यूब पे कि एक छोटी 6 साल की बच्ची है,
वो अपने घर को चला रही है, उसकी बीमार माँ की भी सेवा करती है, घर में 3-4 भाई बहन है, पिताजी है, सबका खाना पकाती है और स्कूल जाती है। तो 6 साल के बच्ची को ये सब तो बहुत अनयूजुअल है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब उसकी ताकत कम पड़ने लगती है, वो ड्यूटी में कम पड़ रही है ऐसे उसको लगता है, तब वो भगवान से या फिर डॉक्टर अपने पास आके वो हेल्प मांगते हैं कि मुझ में ताकत दो कि मैं अपनी ड्यूटी निभा सकूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब गलती से उनसे छूट जाता है या फिर निग्लेक्ट हो जाता है, तब वो डिप्रेशन में जाते हैं और तुरंत उनको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं कि ऑरम वाले जो होते हैं ना, वो ऊंचाई से कूदने की कोशिश करते हैं। तो उनको ड्रीम्स भी वैसे ही आते हैं कि वो किसी 6ठे माले से कूद रहे हैं या फिर 10वें माले से कूद रहे हैं, ऐसे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। और फिर वो ऑफेंड होके उसका डाउनफॉल का ये फेज होता है। वो जनरली कार के सामने आएंगे या फिर रेलवे ट्रैक पे छलांग लगा देंगे, ऐसे सब उनका डाउनफॉल होता है। ओके, तो अभी हम लोग नेट्रम के बारे में देखते हैं। नेट्रम जो होता है, मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप में अपने यूएचएफ में नेट्रम का एनालिसिस रूब्रिक्स के साथ कोरिलेट करके प्रेजेंट किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ही बता देती हूँ। तो नेट्रम जो है ये रिलेशनशिप रो यानी रो 3। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है सर नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। हेलो हेलो, हाँ हो गया मनोज ना? सर नहीं है सर, आप मैं शेयर करूं? ये मनोज सर ने शेयर किया दिखता है ना? ओके सर, ओके चेंज किया चेंज हो गया स्लाइड। हाँ किया सर, चेंज हो गया मैडम, कंटिन्यू करिए प्लीज। यस यस सर। तो नेट्रम जो है ये रो 3 और कॉलम 1 में है, यानी ये रिलेशनशिप रो होता है। ओके, सेकेंड रो में क्या होता है ना, फर्स्ट रो में क्या होता है कि कंसेप्शन, कंसीव हो जाता है, मैं हूं कि नहीं हूं ये उसको समझता नहीं है, जस्ट उसने कंसीव कर रखा है। सेकेंड रो में क्या होता है कि बच्चा बर्थ ले जाता है, बच्चे की बर्थ हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है, डिलीवरी प्रोसेस होता है और बच्चे का जन्म भी हो जाता है। और जब ये अपना कॉलम 18 आ जाता है सेकेंड रो में, तब बच्चे का नामकरण भी हुआ है। तो बच्चे को एग्जिस्टेंस तो है लेकिन अभी आइडेंटिटी बनी नहीं है, तो रिलेशनशिप रो में आइडेंटिटी बनने लगती है। तो नेट्रम जो है वो कॉलम 1 में होने की वजह से पूरा अभी अंदाजा नहीं है, उसके मन में उसका इंप्रेशन पूरा नहीं है। अभी वो सोच रहा है ये कि मैं कौन हूं, मेरा बाजू वाले के साथ क्या रिलेशन है, उसको अभी तक अपने घर वालों के साथ क्या रिलेशन है ये नहीं समझ रहा है। तो ये जो होता है ना नेट्रम, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो बहुत ही उतावला होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं तो किसी के साथ मैं बंध जाऊंगा, किसी का मैं बन जाऊंगा, किसी के साथ मेरा रिलेशन बन जाएगा, इसलिए वो बहुत उतावला होता है, बहुत इम्पल्सिव रहता है। लेकिन उसको इस चीज का, रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, इस जल्दी डिसीजंस लेता है। ठीक है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और स्टेबल हो, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता क्योंकि वो बहुत ही इंपल्सिवली लिया जाता है। उसका पर्सनालिटी डेवलप हो गया है, वो एज अ पर्सन, समझो कि तनिष्क, तो तनिष्क का पूरा पर्सनालिटी बन गया है, लेकिन उसका रिलेशन क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है, तनिष्क के पिता कौन है, तनिष्क की माता कौन है, तनिष्क के फ्रेंड्स कौन है, ये पता नहीं है। तो वो हर एक के साथ अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तो हर एक के साथ बनाने के लिए तो बहुत इवॉल्व माइंड लगेगा ना। तो नेट्रम फर्स्ट रो में होने की वजह से वो 1-to-1 रिलेशनशिप बनाता है, एक एक बंदे के साथ वो रिलेशनशिप बना रहा है, अपने फैमिली में अपने रिलेशंस बना रहा है। तो उसको ये जो रिलेशनशिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है उसको, क्योंकि उसको अकेले रहने का डर होता है, उसको ऐसे लगता है कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसको रिलेशंस बनाने हैं। ओके, तो ये जो है मेरा एक सेपरेट एग्जिस्टेंस तो बन गया, लेकिन सेपरेट आइडेंटिटी कैसे बने। तो नेट्रम जो है वो सामने वाले को
अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि बाबा वो बंदा मेरे लायक है कि नहीं, मैं उसके काबिल हूं कि नहीं, उसकी जरूरतें क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, ये इसको बिल्कुल समझता नहीं है और छलांग लगा देगा, रिलेशन में पड़ जाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, मूवीज में हम लोग जैसे देखते हैं लव एट फर्स्ट साइट। ओके, हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप में पड़ जाता है, इसको समझता नहीं है सामने वाले को क्या चाहिए, इसको खुद को क्या चाहिए ये भी पता नहीं है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है। अपनी ड्यूटीज जो उस रिलेशनशिप में है वो समझ नहीं पाता है, उल्टा उन्हीं से एक्सपेक्ट करते जाता है, तो ये रिलेशनशिप रॉन्ग होने के चांस। सर आपका माइक बंद करेंगे प्लीज। हेलो हेलो, हाँ बराबर स्लाइड दिख रही है? सर आगे है शायद। हाँ यही है सर, यस सर। माइक ये हेलो हेलो, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज मेरा ऑफ ही है सर। हेलो हेलो, आप बोलिए ना। क्लियर है मैम। ओके ओके, ठीक ठीक। मेरी तरफ इको हो रहा है। अभी फिर इको होने लगी। हेलो, तो बोलिए। समझता है। हाँ मैं कंटिन्यू करती हूँ तब तक। तो इसको समझता नहीं है कि रिलेशन कैसे निभाया जाता है, कंपैटिबिलिटी, जजमेंट, ये सब के बहुत पीछे रहता है इसको ये सब समझता नहीं है। तो इसको टीन एज के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे टीन एज में मन बहुत चंचल रहता है, हर एक के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं बच्चे, हर एक के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। तो इस वजह से इनके रिलेशंस बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, जैसे लव एट फर्स्ट साइट है। ओके, तो इनका जो एनालाइज करने का कैपेसिटी है, खुद का बिहेवियर, सामने वाले का बिहेवियर, ये इनको समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत बार उत्तेजित हो जाते हैं, आउटरेजियसली एकदम से रिएक्ट करते हैं। हर एक रिलेशन में, हर एक मोड पे उनको स्ट्रेंज फीलिंग आता है कि अरे अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे निभाऊं मैं, इसको कैसे आगे लेके जाऊं, ये नहीं समझता है। तो जितने इंस्टिंक्टिवली वो रिलेशन में पड़ते हैं, उतने ही इंस्टिंक्टिवली वो बाहर भी निकल आते हैं। तो उसकी वजह से वो एकदम से रिलेशन को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। जितने जल्दी जुड़ जाते हैं उतने ही जल्दी रिलेशन को ब्रेक भी करते हैं, क्योंकि वो उनको न खुद का इमोशन का पता चलता है, न सामने वाले के इमोशन का समझ में आता है। तो इस वजह से वो रॉन्ग रिलेशंस में लैंड अप होने की वजह से बहुत इजीली हर्ट हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। और जब हर्ट होते हैं, ऑफेंड होते हैं, तो ये किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, ये एकदम क्लोज्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं, खुद का दुख अंदर ही रखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन उनको समझता ही नहीं है कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, सामने वाले को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, उसकी हालत कैसे एक्सप्लेन करूं, ये भी नहीं समझता है। और नए रिलेशंस बनाने के लिए भी वो डरने लगता है, कॉन्फिडेंस उसका कम होने लगता है, और उसकी वजह से वो ब्रूडिंग में चला जाता है कि उस रिलेशन में उसको क्या क्या हर्ट हुआ था। यानी वो अच्छी चीजें याद नहीं करता है, लेकिन जो भी हर्ट हुए थे, जो भी डिसएग्रेबल ऑकरेंसेस होता है, उनमें वो ब्रूड करने लगता है, और फिर उसको वापस से नया रिलेशन बनाने के लिए वो डरने लगता है और अकेला पड़ जाता है। तो जर्नी में जहां पे वो अकेला था, उसी पॉइंट पे वो वापस अकेला आ जाता है। तो वो बहुत ही वल्नरेबल होता है, उसको डर रहता है। काफी बार ना उसको डर भी होता है कि कहीं पे मेरा रिलेशन टूट न जाए, उसको फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है। इसलिए कभी कभी वो क्या करता है, उस रिलेशन के लिए पूरी तरह अपनी जान न्योछावर भी कर देता है।
समझो कि अगर गलत बंदे के साथ उसका रिलेशन बन गया होगा तो ये पूरा अपना जी जान लगा के उस रिलेशन को, तो इसको तो एक्सप्लॉइट कर देंगे ना। तो उसको वो भी नहीं समझता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो रिएक्ट कर करके सामने वाले को खुश करने की भी कोशिश कर सकता है। तो ये करके सामने वाले को भी तकलीफ होगी और इसको खुद को भी तकलीफ होती है। ओके, तो ऐसे होता है ये नेट्रम का। तो कभी कभी रोमांटिक लव में भी ये क्या करता है कि उसको ऐसे लगता है कि सामने वाले को इसके मन में जो भी चल रहा है ये समझ में आए, वो खुद ब खुद समझ ले, बता के जो भी चीज करवाते हैं उससे क्या फायदा है, ऐसे नेट्रम बोलता है। तो उसको ऐसे लगता है कि सामने वाला इसका मन जान ले, पहचान ले कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वैलेंटाइन डे के दिन क्या गिफ्ट चाहिए था, ये भी उसको बॉयफ्रेंड को पता होना चाहिए, ऐसे उसको लगता है। तो ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है, रिलेशन में पढ़ते ही कोई किसी बंदे को कैसे पहचान सकेगा ना। तो उसकी वजह से उसका रिलेशनशिप वर्कआउट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर वो बहुत जल्दी फोरसेकन फीलिंग, पूरी दुनिया में वो अकेला है ऐसे फील करने लगता है, कोई उसको नहीं समझ रहा है ऐसे उसको फील आने लगता है। तो ये ऐसे नेट्रम का माइंडसेट होता है। ओके, तो गोइंग टू द नेक्स्ट, ये अच्छा सर पीपीटी शेयर करेंगे क्या? मैडम मैं करने लगा हूँ, एक मिनट। जी हो नहीं रहा शेयर अभी इधर से। ठीक है, मैं ऐसे ही हेलो, बता देती हूँ, मैं ऐसे ही आवाज बता देती एक मिनट मैं लीव करके करता हूँ, आवाज में नहीं आ रही, एक मिनट। तो हम लोग तीसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं। मुझे दे दो, लास्ट पीपीटी बची है उसको मुझे दे दो, लास्ट वाला जो बचा है ना आपका, मैं उसको सिंगल ही बचा है उसको मैं कर दूं शेयर। लाओ ठीक है मैम, एक सेकेंड। आपको किया है मैम, सीमा मैम? एक मिनट डाउनलोड करके शेयर करती हूँ, एक ही मिनट दीजिए जी। लास्ट स्लाइड है मैम, हाँ ये वाला ही। हाँ, तो थीम ऑफ क्लोरम, क्लोरीन जो होता है ना ये रो 3 में ही है लेकिन कॉलम 17 में है। जैसे रिलेशनशिप रो में ही है नेट्रम की तरह ही, लेकिन नेट्रम फर्स्ट कॉलम में है, लेकिन क्लोरीन जो होता है वो 17th कॉलम में है। यानी रिलेशनशिप की जो सीरीज है उसमें नेट्रम फर्स्ट कॉलम में होने की वजह से वहां से शुरुआत होती है और 17th कॉलम 18th कॉलम को वो पूरा रो खत्म होता है। तो 17th कॉलम में होने की वजह से वो पूरा डाउनफॉल के वर्ष पे है, पूरा खत्म होने के वर्ष पे है। तो यहाँ पे क्या खत्म होगा ना, तो यहाँ पे रिलेशन खत्म होने के वर्ष पे है। तो क्लोरीन को जनरली किसके साथ कंपेयर किया जाता है? तो हम लोग क्लोरीन को ड्रग्स के साथ जब हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड ये म्यूरेटिकम बोलते हैं हम लोग।
तो म्यूरेटिकम को हमको याद रखने के लिए M फॉर म्यूरेटिकम, M फॉर मदर। ओके, तो ये जो क्लोरीन होता है ना, ये बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, जो वो हेलोजन है लेकिन ये बायोलॉजिकली इनर्ट होता है। तो इसका काम क्या है ना कि बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम क्लोरीन का होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का। अब देखिए, जैसे मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, वो घर में हर एक चीज में, हर एक बंदे का बैलेंस निभाने में बहुत माहिर होती है। किसकी क्या जरूरत है, किसको किस चीज में अड़चने आ सकती है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, किसका क्या वीकनेस है, किसको हेल्प की जरूरत है, ये सब माँ जानती है। और माँ क्या करती है ना, पूरे दुनिया की गंदगी, जो भी कोई भी गलत कर रहा है, वो सबको पेट में रख के सबके साथ अच्छा बिहेव करती है, सबको जो भी चाहिए वो सब सर्व करती है। जैसे समंदर है, समंदर पूरे दुनिया की गंदगी अपने में समा के वापस से पानी देता है, शोर को क्लीन करता है। वो जो लहरें आती है वो आके जो गंदा है वो पूरा अंदर लेके जाता है और पूरा साफ सुथरा कर देता है, दिखने के लिए वो कितना अच्छा रहता है। तो क्लोरीन को सी के साथ यानी समंदर के साथ और माँ के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, तो इसका इसेंस क्या है क्लोरीन का? लेटिंग गो ऑफ रिलेशनशिप एंड स्प्लिटिंग अप। देखिए, लेटिंग गो यानी जो रिलेशन खराब हो गया है, टूटने के वर्ष पे है, उसको छोड़ दिया जाए और स्प्लिट हो जाए, ये उसका थीम है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, सोडियम में रिलेशनशिप बन रहा था और यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है। ओके, डिसॉल्व हो रहा है, ऑन दी वर्ज ऑफ डिसॉल्विंग है। तो यहाँ पे रिलेशन सच में अच्छा नहीं है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ओके, माँ और बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। अब NICU में जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते एडमिट रहते हैं, बच्चा इंक्यूबेटर में रहता है, वो अपनी माँ से बहुत दूर रहता है, अपने माँ बाप से बहुत दूर रहता है, उसको लव नर्चर कुछ नहीं मिल रहा है, बस एक रिश्ता है, बाहर बैठे हैं। लेकिन वो उसको देख सकते हैं क्या? पैदा हुए बच्चे को जो वार्मथ चाहिए, जो नर्चरिंग चाहिए, जो केयर चाहिए माँ से, वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नर्स रहती है, हर 10 मिनट में आके नर्स देख के जाएगी, उसको एग्जामिन करेंगे, डॉक्टर्स आके एग्जामिन करेंगे, नर्स आके फीडिंग भी देती है, वो दूध, रुई से दूध भी पिलाती है, या फिर उसको ये भी करवाते हैं, लाइक ट्रीटमेंट भी देते हैं। लेकिन वहां पे इमोशंस नहीं होते हैं, वहां पे वो केयर और नर्चर नहीं होता है। केयर होता है लेकिन नर्चर नहीं होता है, लव एंड अफेक्शन नहीं होता है। या फिर एक बच्चे को आप इमेजिन कीजिए कि उसकी माँ अविवाहित माँ है और एक बच्चा पैदा हुआ उसको, वो जाके रेलवे स्टेशन पे उसने वो बास्केट में बच्चे को डाल के वहां पे रख के चली गई। वो क्यों गई है? उसकी खुद की एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये बच्चे को क्या फील आता है कि उसका रिश्ता जो है वो टूट गया है, टूटने वाला है, टूट गया है। जैसे माँ उसको जस्ट वहां पे रख के गई है, माँ है उसकी लेकिन ना के बराबर है। या फिर मम्मी की डेथ हो गई है। ओके, अब यहाँ पे माँ यानी कैसी होती है? वो भले पिता हो, अभी सर के केस में उसके पिताजी जो थे वो पूरी तरह उसके सपोर्ट सिस्टम थे। जब उसका डिवोर्स हुआ, एक लेडी का जब डिवोर्स होता है तो उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, देखिए, उसके डैडी उसको हेल्प कर रहे थे, उसके डैडी ने ही सारा कुछ संभाल लिया था, तभी उनका देहांत हो गया तो ये डिप्रेशन में चली गई है। तो ये होता है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस, मदर ऑफ। ये माँ फिगर कोई भी हो, सास भी माँ की फिगर हो सकती है, हस्बैंड भी माँ का मदरली फिगर हो सकता है, वो केयर, वो नर्चर, वो सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये रिलेशन ब्रेक होने के वर्ज पे है, लेकिन ये बंदा उसको छोड़ नहीं रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा है। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि टीन एज में या फिर 21, 22 के बच्चे जब बन जाते हैं तो वो ग्रोन अप होते हैं, वो अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मम्मी को पकड़ के रखते हैं। मम्मी अगर ज्यादा इंटरफेयर करने लगी तो क्या बोलेंगे, मम्मी तेरा रोल खत्म हो गया है, तू मत आ बीच में। लेकिन फिर खाना चाहिए उनको, नर्चर चाहिए, केयर चाहिए, तो वापस मम्मी की याद आती है। तो ये ब्रेकअप होने के वर्ष पे है, लेकिन छोड़ भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सरवाइव करना है। छोड़ूंगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मम्मी का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए। ऐसे मोड पे ये क्लोरीन होता है।
जहां पे वो ब्रेक करने के लिए पोस्टपोन करते जाता है। वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट भी नहीं बन रहा है, वो इंडिपेंडेंट बनने का जो डिसीजन है उसको वो पोस्टपोन कर रहा है, वो पकड़ के रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड मम्मी भी तोड़ेगी नहीं उसको, क्योंकि उसको पता है अगर मैं तोड़ दूंगी तो ये डेंजर में चला जाएगा। मेरा बच्चा जब डेंजर में है तब मैं उसका हाथ कैसे छोड़ सकती हूँ, उसको साथ देना ही पड़ेगा। अब समझो कि रात को अगर बच्चा कोई रो रहा है तो सबसे पहले मम्मी की नींद खुलती है, सबसे पहले माँ आके उधर खड़ी रहेगी। कितने भी बड़े बच्चे हो जाए, रात में डर के उठ के बैठेंगे, कभी भूख लगी बोल के उठेंगे, तो मम्मी को सबसे पहले पता चलता है। तो वो रिलेशन तोड़ के भी टूटेगा नहीं, ऐसे होता है। उस वर्ज पे वो आके बैठा है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि उसने अपने मम्मी को कंडेम कर दिया, यानी तू निकल जा, तेरा रोल खत्म हो गया है, ऐसे भी बोल रहा है, लेकिन मम्मी उसको छोड़ नहीं सकती है। वो बच्चा भी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मम्मी उसके डेंजर्स जो होते हैं ना, वो जो सिचुएशंस होते हैं उसको भाप के उसको बाहर निकालती है। ओके, इसीलिए यहाँ पे मम्मी जो होती है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए एक अपने टोज पे खड़ी रहती है ना। तो ये मम्मी जब अपने लाइफ से निकल जाएगी, जब गुजर जाती है, तो बच्चे की क्या हालत होती है, वही क्लोरीन है। ओके, तो उस वक्त वो क्या करेगा, तो ये क्लोरीन जो होता है ना, उसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल बन जाए। इसलिए वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कैसे सेटिस्फाई करेगा कि आजू बाजू में जो नीडी लोग हैं, जिनके जरूरतमंद लोग हैं, उनको वो हेल्प करने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि इसको खुद को सपोर्ट की जरूरत है, इसको खुद को हेल्प की जरूरत है, ये खुद नीडी है, इसीलिए वो लोगों को हेल्प करने जाता है। तो केयर और नर्चर करने जाता है, और यही रिलेशनशिप का क्रक्स होता है। एक आधा रिलेशन बनने के लिए केयर और नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लोरीन ये देने लगता है ताकि उसको भी वो मिले और वो रिलेशनशिप अबाधित चलता रहे, ऐसे उसको लगता है। लेकिन वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक का एज को हम लोग काबू में नहीं रख सकते, टाइम को हम लोग काबू में नहीं रख सकते। बढ़ती उम्र के साथ अपना लाइफ चेंज होना ही पड़ेगा, हम लोगों को डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, खुद के रोल्स निभाने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये क्या करता है कि वो केयर और नर्चर पाने के लिए अटेंशन पाने के लिए वो सेल्फ पिटी करने लगता है। देखो ना, मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसे वो शोर मचाएगा, अटेंशन हासिल करने की कोशिश करेगा और सेल्फ पिटी में चला जाएगा। तो वो कम्युनिकेशन में बहुत माहिर होता है, वो कम्युनिकेट करेगा तो लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे, ये उसको पता है, इसीलिए वो कम्युनिकेट करने लगता है। ओके, वो एक्सट्रीमली डिमांडिंग रहता है। वो कम्युनिकेट कैसे करेगा ना, तो डिमांड करेगा। तो रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग रहता है, सेल्फिश भी रहता है। वो सबसे पहले उसको सब कुछ चाहिए। जैसे बच्चे को भूख लगी तो वो कंटिन्यूस रोएगा, जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा या दूध नहीं मिलेगा तब तक वो कंटिन्यूस रोते ही रहता है। वो क्यों रोता है? ताकि लोग मेरी तरफ ध्यान दे और मेरी जरूरतें पूरी करे, इसलिए वो रोते रहता है। इसीलिए वो अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहता है। तो इस सब में रिलेशन रुकने वाला नहीं है, टाइम रुकने वाला नहीं है। ये रिलेशन ब्रेक हो गया तो वो उसके बारे में किसी से बोलेगा नहीं, वो बिटरनेस में चला जाता है। ये शेड जो है ये नेट्रम और क्लोरीन का, म्यूरेटिकम का, दोनों का बहुत ओवरलैपिंग है। ओके, सेम ऑरम में भी देखिए, वो जब ऑफेंड हो जाता है, जब वो सेल्फ गिल्ट में जाता है, तब वो अकेला रहने लगता है। ये भी, इसका भी वैसे ही है, वो बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। लेकिन उसके बिहेवियर से, उसके गेस्चर्स से हमको पता चलता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ी है, इसके साथ कुछ तो गलत चल रहा है, इसके मन में कुछ गलत चल रहा है। तो ये अपने बिहेवियर से क्लियरली इंडिकेट करता है कि मैं डिमांड कर रहा हूं, ये रिलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है, फिर भी ये रुक नहीं रहा है। ओके, ये वो इंडिकेट करने की कोशिश करता है। तो फिर भी वो सेल्फ पिटी में जाके
वापस से वो रिलेशन प्रस्तापित करने की कोशिश करता है ताकि लोग उसके नजदीक आए, लोग उसको हेल्प करे, वो वापस से अफेक्शन नर्चर उसको मिले, ये कोशिश करने लगता है। जब उसको नहीं मिलता है तब वो बिटरनेस में जाता है, क्लोज्ड पर्सन बन जाता है। तब वो क्या सोचेगा, उस बंदे के साथ, मम्मी के साथ मेरे अच्छे बिताए हुए पल क्या थे, मम्मी मेरे साथ रहती तो क्या क्या मैं कर सकता था, फ्यूचर में मेरा फ्यूचर कैसे रहता, ये भी सोचने लगता है। जैसे पास्ट का सोचेगा वैसे ही वो फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगता है। और फिर उसको डर लगने लगता है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरा कोई भी नहीं रहेगा। इमोशनली वो अबैंडन्ड हो जाता है, यानी मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे उसको लगता है। वो आगे जिंदगी चला भी नहीं पाऊंगा, ऐसे उसको लगता है। मैं कैसे जिंदगी निभाऊंगा, तो वो घर पे ही रहने लगता है, वो बाहर नहीं निकलेगा, अपने फैमिली के साथ ही जुड़ के रहने की कोशिश करने लगता है, लोगों के साथ जुड़ के रहना, उनके साथ ही रहना, ऐसे करने की कोशिश करने लगता है। तो उसको ये लगता है कि मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बिटरनेस के साथ उसको वो जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, उसकी मम्मी चली गई है या फिर डिवोर्स की वजह से मम्मी चली गई है, तो उसको जो डिसअपॉइंट हुआ है, तो वो प्यार और हेट्रेड दोनों उसके मन में पनपने लगते हैं और वो इंट्रोवर्ट होने लगता है। ही स्टार्ट्स अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद पीपल, लोगों को देखना भी नहीं चाहता है, उनके चेहरे भी नहीं देखना चाहता है, इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, जहाँ पे एक सोशल मीटिंग्स होते हैं वहां नहीं जाना है उसको, ऐसे सब बिहेव करने लगता है। तो उसके साथ वो एंटी सोशल बिहेवियर भी उसका आने लगता है। जैसे उसका जो ये है, यानी सामने वाले के फीलिंग्स और इमोशंस को न समझते हुए आउटरेजियसली रिएक्ट करना और उनके ऊपर बिटरनेस दिखाना, गुस्सा दिखाना, ये सब बिहेवियर उसका शुरू हो जाता है और वो एंटी सोशल हो जाता है। तो ये क्लोरम का या फिर क्लोरिन का ये जिस्ट था। तो सर ने आप लोगों को पूरा ऑरम्यूर नेट्रोनेटम का पूरा जर्नी तो आपको बताया ही है, तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नाइस सेशन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। वेरी हार्ड वर्किंग मैम, बड़ी तारीफ करते हैं सर आपकी। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा था। सुनी है मैंने श्वेता मैम की सर के मुंह से। थैंक यू मैम। इसमें बहुत हार्ड वर्क करते हैं मैडम। सब कुछ सर ने और आप लोगों ने सिखाया हुआ है। रिकॉर्डिंग एक बार सर स्टॉप कर दे तो बेटर। जी एक मिनट।